हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग से आचार्य लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी विभाग विविध राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा शाहपुरा जयपुर आज आपके समक्ष बीकॉम पार्ट तृतीय के पेपर एडवांस अकाउंटेंसी के एक अध्याय कंपनियों का एकीकरण के अंतर्गत क्रय प्रतिफल एवं एकीकरण का लेखांकन विषय पर चर्चा करूँगा। सर्वप्रथम बात करते हैं क्रय प्रतिफल की। तो भाई क्रय प्रतिफल किसे कहते हैं? तो क्रय प्रतिफल से आशय है हस्तांतरित कंपनी द्वारा हस्तांतरक कंपनी की संपत्ति व दायित्वों को लेने के प्रतिफल स्वरूप दिए जाने वाला प्रतिफल। मतलब हस्तांतरित कंपनी का मतलब है जो कंपनी व्यापार को खरीद रही है, क्रेता कंपनी, और हस्तांतरक कंपनी का मतलब विक्रेता कंपनी। तो साधारण भाषा में हम ये कहें कि भाई क्रेता कंपनी के द्वारा विक्रेता कंपनी की संपत्ति व दायित्वों को लेने के प्रतिफल स्वरूप जो मूल्य, जो प्रतिफल दिया जाता है वह क्रय प्रतिफल कहलाता है। लेखा मानक संख्या 14 के अनुसार क्रय प्रतिफल से आशय हस्तांतरित कंपनी द्वारा हस्तांतरक कंपनी के अंशधारियों को निर्गमित अंश, अन्य प्रतिभूतियां, नकद तथा अन्य संपत्तियों के रूप में किए गए भुगतानों के योग से है। अर्थात कहने का मतलब यह लेखा मानक संख्या 14 में क्रेता कंपनी के द्वारा विक्रेता कंपनी के अंशधारियों को अंश, अन्य प्रतिभूतियों का मतलब यह है कोई डिबेंचर इत्यादि दिए जाए, नकद दिया जाए या और कोई संपत्ति किसी अन्य रूप में भुगतान किया, समस्त भुगतान का योग जो है वह क्रय प्रतिफल कहलाएगा। क्रय प्रतिफल की गणना कैसे करेंगे? तो एकीकरण, जैसा पहले आपको बता चुके हैं, तो एकीकरण दो प्रकार का होता है। एक है विलय की प्रकृति का एकीकरण, एक है क्रय की प्रकृति का एकीकरण। तो पहले बात करते हैं विलय की प्रकृति के एकीकरण में क्रय प्रतिफल की गणना किस प्रकार की जाएगी। चूँकि विक्रेता कंपनी की सभी संपत्तियों एवं दायित्व क्रेता कंपनी द्वारा ले लिए जाते हैं, अतः संपत्तियों के योग में से दायित्व व संचयों को कम कर दिया जाएगा, शेष राशि ही क्रय प्रतिफल होगी। तो कहने का मतलब है क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी की संपत्ति में से दायित्व संचय घटा दें तो शेष क्रय प्रतिफल होगा। लेकिन कभी कभी क्रेता कंपनी विक्रेता कंपनी को कुछ भुगतान अलग रूप में करती है। जैसे तो उसमें आगे कहा कि यदि क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी के अंशधारियों को निर्गमित किए गए अंशों एवं अन्य भुगतानों का योग उक्त परिकलित राशि से भिन्न हो, यानी जब संचय संपत्तियों में से संचय में दायित्व घटा दोगे तो बचेगा क्या? शेयर कैपिटल। विक्रेता कंपनी की शेयर कैपिटल बचती है। और यदि क्रेता कंपनी के द्वारा भुगतान किए जाने वाली राशि उस शेयर कैपिटल से अगर भिन्न है, अलग है, कम है या ज़्यादा है, तो इन दोनों राशियों, तो जो भुगतान किया गया राशि है वह क्रय प्रतिफल मानी जाएगी, और इन दोनों राशियों में जो अंतर है उसे संचयों के साथ समायोजित किया जाएगा। बात करते हैं क्रय की प्रकृति के एकीकरण में क्रय प्रतिफल की गणना। क्रय की प्रकृति के एकीकरण में क्रय प्रतिफल की गणना निम्न में तीन में से किसी भी एक विधि से की जा सकती है। फर्स्ट है एकमुश्त विधि, लंप सम मेथड। इस विधि में क्रय प्रतिफल की राशि समझौते में पहले से ही दी होती है, सामान्यतः आपस में तय हो जाता है। कोई ये व्यापार हमने चलो 5 लाख में खरीदा, 3 लाख में खरीदा, 10 लाख में खरीदा, 50 लाख में खरीदा, तो ये राशि लमसम दी हुई होती है। दूसरी विधि है शुद्ध संपत्ति विधि, नेट एसेट्स मेथड। क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी की ली गई संपत्तियों के तयशुदा मूल्य में से लिए गए दायित्वों का तयशुदा मूल्य घटाकर शुद्ध संपत्तियों का मूल्य ज्ञात किया जाता है, वही क्रय प्रतिफल होता है, या कहते हैं कि वो क्रय प्रतिफल ज्ञात किया जाता है। जब प्रश्न में जब कोई अन्यथा सूचना नहीं हो तो सामान्यतः क्रेता कंपनी के द्वारा विक्रेता कंपनी की जो भी संपत्ति ली गई हो, समस्त संपत्ति नहीं जाती है, जैसा पूर्व में बता चुके हैं कि विलय की प्रकृति एकीकरण में समस्त संपत्ति दायित्व लेती है, लेकिन क्रय की प्रकृति के एकीकरण में क्रेता कंपनी अपनी स्वेच्छा से जो संपत्ति दायित्व को लेना चाहे उनको ले सकती है, और जिस मूल्य पर चाहे। तो इसलिए कहते हैं उनके तय मूल्य पर ली गई संपत्तियों के तयशुदा मूल्य में से लिए गए दायित्वों का तयशुदा मूल्य घटा दें और कुछ भी सूचना नहीं है तो उन दोनों का अंतर ही वही क्रय प्रतिफल माना जाएगा। थर्ड वन इज शुद्ध भुगतान विधि, नेट पेमेंट मेथड। इस विधि में क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी को दिए गए अंशों, ऋणपत्रों, नगद का योग ही क्रय प्रतिफल होता है। कहीं कुछ अलग से नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया, लमसम मेथड में कोई बात नहीं दी है। संपत्ति दायित्वों के बारे में भी स्पष्ट से बहुत ज़्यादा सूचना नहीं है, लेकिन पेमेंट की सूचना है। तो ऐसी स्थिति में पेमेंट के तहत
जो भी भुगतान किया गया है क्रेता कंपनी के द्वारा विक्रेता कंपनी के अंशधारियों को, उन समस्त भुगतानों का योग जो है वही क्रय प्रतिफल होगा। बात करते हैं एकीकरण की लेखांकन विधियों की। तो अब तक हमने चर्चा की भाई क्रय प्रतिफल से क्या आशय है, क्रय प्रतिफल की गणना विलय की प्रकृति के एकीकरण में कैसे करेंगे, क्रय की प्रकृति के एकीकरण में कैसे करेंगे। बात आती है आज के इस टॉपिक का जो चर्चा हमने टाइटल दिया वो यही था भाई क्रय प्रतिफल, उसकी गणना और लेखांकन विधि। तो अब हम दूसरे पार्ट पे चलते हैं, लेखांकन विधियों की। तो लेखा मानक संख्या 14 के अनुरूप एकीकरण के लेखांकन की 2 विधियां बताई गई हैं। पहली विधि है हितों का एकत्रीकरण विधि, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। इस विधि का प्रयोग विलय की प्रकृति के एकीकरण में किया जाता है, यानी जो एकीकरण उन 5 शर्तों को पूरी करता हो और वह विलय की प्रकृति एकीकरण है, तो उसकी लेखांकन की प्रक्रिया इस प्रकार होगी। नंबर 1, हस्तांतरिती यानी क्रेता कंपनी की पुस्तकों में हस्तांतरक यानी विक्रेता कंपनी की समस्त संपत्तियों, दायित्व एवं संचयों को पुस्तक मूल्य पर ही लिया जाता है। पहली बात है, वहाँ शर्त भी यही है कि सारी संपत्ति दायित्व संचय पुस्तक मूल्य पर लिए जाएंगे, तो लिया जाता है पुस्तक मूल्य पर। सेकंड है, यदि हस्तांतरक कंपनी की अंश पूंजी व हस्तांतरिती कंपनी द्वारा हस्तांतरक कंपनी के अंशधारियों को निर्गमित अंश पूंजी में कोई अंतर हो तो उसे संचयों के साथ समायोजित किया जाएगा। ये विशेषताओं में भी चर्चा की थी। और इस तरीके से कि भाई जब विक्रेता कंपनी की संपत्ति दायित्व संचय ले लिए तो बचा क्या, केवल उसकी विक्रेता की बैलेंस शीट में से केवल उसकी शेयर कैपिटल बचती है। और यदि क्रेता कंपनी या हस्तांतरिती कंपनी हस्तांतरक कंपनी के अंशधारियों को जो शेयर कैपिटल इशू कर रही है, तो विक्रेता की शेयर कैपिटल प्लस उस विक्रेता को इशू किए जाने वाला शेयर जो शेयर्स हैं उनके मूल्यों में यदि कोई अंतर है तो वह अंतर संचयों के साथ समायोजित किया जाएगा। थर्ड वन इज, एकीकरण के तुरंत पश्चात क्रेता कंपनी के चिट्ठे में विक्रेता कंपनी के लाभ हानि खाते व अन्य संचयों के शेषों को क्रेता कंपनी की पुस्तकों में संबंधित खातों के शेषों के साथ मिलाकर प्रदर्शित किया जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर यह है, विक्रेता कंपनी की चूंकि समस्त संपत्ति दायित्व संचय सहित क्रेता कंपनी लेती है, तो जब हम क्रेता कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं तो उनका मतलब यह है कि लाभानी खाते को उसके लाभानी खाते के साथ मर्ज कर देंगे, जनरल लेजर को जनरल लेजर के साथ मर्ज कर देंगे, कोई डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व या अन्य कोई जो समान संचय हैं उनके साथ मिला दिया जाएगा। फिर भी यदि विक्रेता कंपनी के ऐसा कोई संचय है जो क्रेता कंपनी की पुस्तकों में नहीं है, तो उसको जो इस नाम से वो चल के आ रहा है उसी नाम से उसको वहाँ पर दिखाया जाएगा। तो कहने का मतलब है संबंधित संचयों को क्रेता कंपनी की पुस्तकों में संबंधित खातों के शेषों के साथ मिलाकर प्रदर्शित किया जाएगा। एंड नेक्स्ट है, यदि एकीकरण के समय क्रेता व विक्रेता कंपनियों की लेखांकन नीतियों में भिन्नता हो तो एकीकरण के पश्चात समान लेखांकन नीतियां अपनाई जाएंगी और लेखांकन नीतियों में हुए परिवर्तनों के वित्तीय विवरणों पर प्रभावों को लेखा मानक 5 के अनुसार प्रकट किया जाना चाहिए। यह विलय की प्रकृति एकीकरण की शर्त भी थी कि भाई क्रेता कंपनी की पुस्तकों में समस्त संपत्ति दायित्वों को पुस्तक मूल्यों पर संचय सहित पुस्तक मूल्यों पर सम्मिलित किया जाएगा, केवल उन मदों को छोड़कर जिनमें लेखांकन नीतियों की भिन्नता है। मैंने वहाँ भी बताया था आपको, फिर पुनः आप समझ लें कि यदि कोई संपत्ति ऐसी है जिसके संबंध में क्रेता कंपनी की पुस्तकों में अलग नीति लगाई जाती है और विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में अलग नीति लागू की जाती है, जैसे सामान्य स्थायी संपत्तियों पर मूल्य ह्रास को हम ले लें, तो हो सकता है एक कंपनी जो है वह डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पर डेप्रिसिएशन लगाती है और एक फिक्स ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पर लगाती हो, तो दोनों कंपनियों के केस में यह आपका अंतर हो गया। अब ये अगर अंतर है तो फिर आगे तो क्रेता कंपनी की ही नीति लगेंगी, तो ऐसी स्थिति में विक्रेता कंपनी से आने वाली संपत्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है और उस परिवर्तन पर का वित्तीय विवरण पर जो प्रभाव है उसे लेखा मानक संख्या 5 के अनुरूप प्रकट किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं क्रय विधि। लेखांकन की विधि की बात कर रहे थे तो मैंने कहा 2 विधि लेखांकन की प्रचलन में हैं। लेखा मानक संख्या 14 के अनुसार एकीकरण का लेखांकन की 2 विधियां हैं। पहला है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, हितों का एकत्रीकरण विधि। इसका प्रयोग जो है विलय की प्रकृति के एकीकरण का लेखांकन करने के लिए किया जाता है, जिसकी चर्चा अभी अभी हमने की। अब हम बात करते हैं क्रय विधि।
लेखांकन एकीकरण का लेखांकन करने की इस क्रय विधि का प्रयोग क्रय की प्रकृति के एकीकरण का लेखांकन करने के लिए किया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस विधि का प्रयोग क्रय की प्रकृति के एकीकरण के लेखांकन में किया जाता है। अब इसमें क्या करेंगे, तो फर्स्ट है क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी की ली गई संपत्ति। ली गई को मैंने स्ट्रेस दिया है, रेड मार्क किया है। इसका मतलब यह है कि यहाँ सारी संपत्ति क्रेता कंपनी ले, यह आवश्यक नहीं है। हाँ, कभी कभी प्रश्न की भाषा जो है वो इस तरह से है कि एक कंपनी ने, क्रेता कंपनी ने विक्रेता ने समस्त संपत्ति दायित्वों को लिए, समस्त वर्ड लिख दिया तो इसमें अपने आप आगे संपत्ति और दायित्व आ जाएंगे। लेकिन वो कहीं लिखता है इनको लिया, इनको छोड़ दिया, तो विशेष रूप से ध्यान रख करके हमें ध्यान देना है। तो पुनः बात करते हैं, क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी की ली गई संपत्तियों व दायित्वों को उनके वर्तमान या उचित मूल्यों पर ही क्रेता कंपनी की पुस्तकों में समाविष्ट करना चाहिए। मतलब क्रेता कंपनी की पुस्तकों में समस्त संपत्ति एवं दायित्व पुस्तक मूल्य पर नहीं दिखाए जाएंगे, बल्कि जो संपत्ति और दायित्व लिए गए केवल उन संपत्ति दायित्वों को क्रेता की पुस्तकों में दिखाया जाएगा और उस मूल्य पर दिखाया जाएगा जिस मूल्य पर उसने उनको लिया है। वो वर्तमान मूल्य हो सकता है, वह पुस्तक मूल्य भी हो सकता है, कुछ सूचना नहीं हो, जो भी है। एंड थर्ड नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में दर्शाए गए केवल वैधानिक संचय। अब वैधानिक संचय कौन कौन से हैं, तो उनके नाम आपके सामने हैं। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, डेवलपमेंट रेट रिजर्व, एक्सपोर्ट सब्सिडी रिजर्व, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी रिजर्व आदि। ये कुछ वैधानिक संचय हैं। इन संचयों की छूट का लाभ विक्रेता कंपनी को एक निश्चित समय तक अपनी पुस्तकों में दिखाते हैं तो आयकर अधिनियम के तहत उनको कुछ छूट का लाभ मिलता है। अब ध्यान रखने की बात है, जब विक्रेता कंपनी के व्यापार को क्रेता कंपनी ने ले लिया तो अगर समय से पहले इन संचयों को खत्म करते हैं तो वह छूट उनकी खत्म होती है। इसलिए क्रेता कंपनी छूट खत्म नहीं करना चाहेगी। तो हो सकता है इनमें से कोई ऐसे संचय हैं जो विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में दिखा रखे हों और जिनकी की अभी अवधि जो है वह पूरी नहीं हुई हो, तो क्रेता कंपनी भी बची अवधि तक इनमें से जो भी संचय अगर विक्रेता की पुस्तकों में तो उनको दिखाएगी। अब प्रश्न आता है कैसे दिखाएगी, क्यों कि विलय की प्रकृति के एकीकरण में तो समस्त संपत्ति दायित्व संचय सहित लेती है, इसलिए सारे संचय भी ऑटोमेटिक चले जाते हैं। लेकिन क्रय की प्रकृति के एकीकरण में संचय तो लेती ही नहीं है और संपत्ति दायित्वों में से भी जो इच्छा हो, जिसको दोनों कंपनियां मिल बैठ करके तय करती हैं उनको लेगी और एग्रीड मूल्य पर लेगी, अनुबंधित प्राइस पर लेगी। तो इसलिए अब प्रश्न आता है कि वैधानिक संचय भी उसको दिखाना भी जरूरी है। अब दिखाएगी तो कैसे करेगी, तो इनमें से कोई भी संचय जो वैधानिक संचय हैं इनको क्रेता कंपनी की पुस्तकों में दर्शाया जाएगा, अन्य संचयों को नहीं दर्शाया जाएगा। और ऐसे संचयों को दर्शाने के लिए एक विशेष खाता जिसका नाम है एकीकरण समायोजन खाता, एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट, उसको डेबिट किया जाएगा। एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट जो है इसको डेबिट किया जाता है तथा समाविष्ट किए जाने वाले वैधानिक संचयों को क्रेडिट किया जाएगा। ये एंट्री जो है, सपोज एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डीआर टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व टू डेवलपमेंट रिवेट रिजर्व, जैसे 2 रिजर्व है मान लीजिए, इनको अभी दिखाना है तो उनकी जितना जितना बैलेंस है वो तो क्रेडिट कर देंगे इस रिजर्व खाते में और टोटल से एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। यह जो एकीकरण समायोजन खाता है इसको क्रेता कंपनी के चिट्ठे में संपत्ति पक्ष पर अन्य गैर चालू संपत्ति शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाएगा। नेक्स्ट है, यदि विक्रेता कंपनी से प्राप्त शुद्ध संपत्तियों का मूल्य उसको चुकाए जाने वाले क्रय प्रतिफल से अधिक हो, यानी कहने का मतलब क्रेता कंपनी ने विक्रेता से जो संपत्तियां ली, जिस मूल्य पर ली गई संपत्तियों का शुद्ध योग तो है 5, ली गई संपत्तियों का मूल्य 5 लाख रुपए और दायित्व जो उसने लिया उसका है 1 लाख रुपए, तो शुद्ध संपत्तियों का मूल्य हुआ 4 लाख। और अब अगर क्रेता कंपनी उसको 4 लाख की जगह अगर 4.5 लाख रुपए चुकाती है या 4 लाख रुपए 3 लाख रुपए चुकाती है, तो पहली स्थिति में शुद्ध संपत्ति ली गई शुद्ध संपत्तियों का मूल्य तो है 4 लाख और उसको चुकाए जाने वाले क्रय प्रतिफल से शुद्ध संपत्तियों का मूल्य अधिक, मानो प्रतिफल देते हैं 3 लाख,
तो ऐसी स्थिति में 4 लाख की चीज़ 3 लाख में ली तो जो अंतर की राशि 1 लाख रुपए जो है उसको क्रेता कंपनी कैपिटल रिजर्व अकाउंट पूंजी संचयी खाते में जमा कर देगी। लेकिन दूसरी स्थिति है कि शुद्ध संपत्ति है 4 लाख की और उसको क्रय प्रतिफल दे रही है 4.5 लाख। तो यदि विपरीत स्थिति हो तो जो डिफरेंस है वो ख्याति खाते को डेबिट किया जाएगा, गुडविल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। ठीक है। एंड लास्ट है एकीकरण के समय उत्पन्न ख्याति की राशि को सामान्यतः 5 वर्षों में लाभों में से अपलिखित कर देना चाहिए। यदि कोई क्रेता कंपनी उसके पुस्तकों में ख्याति होती है, उत्पन्न होती है एकीकरण के दौरान, तो उस ख्याति की राशि को 5 सालों में लाभों में से अपलिखित कर देगी। लेकिन ध्यान रखेंगे विशेष रूप से पुनः हमने यहाँ पर इसको बता दें आपको कि एकीकरण की ये जो लेखांकन विधियाँ हैं, इन हितों का एकत्रीकरण विधि या क्रय विधि, इससे लेखांकन केवल क्रेता कंपनी की पुस्तकों में ही किया जाता है। विक्रेता कंपनी की पुस्तकें सामान्य तरीके से ही बंद की जाएंगी। व्यापार विक्रय का लेखांकन, जिस प्रकार व्यापार विक्रय का लेखांकन करके पुस्तकें बंद की जाती हैं उसी तरीके से उसकी पुस्तकों को बंद किया जाएगा। उस विक्रेता कंपनी की पुस्तकों को बंद करते समय इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि वह क्रय की प्रकृति एकीकरण है या विलय की प्रकृति का एकीकरण है। धन्यवाद।